गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम कक्षा 11 के स्टूडेंट्स को पहला चैप्टर कोशिका पढ़ाएंगे। ठीक है, पहला चैप्टर बायोलॉजी का कोशिका ही है। बेसिक यूनिट शरीर की जो होती है वो कोशिका ही होती है, इसलिए बेस कंप्लीट होना चाहिए। बेस को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले सरकार ने बायोलॉजी के बुक में पहला चैप्टर कोशिका ही रखा है। तो चलो आज कोशिका के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला चैप्टर है कोशिका। कोशिका अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेल। सेल CELL सेल। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जिस प्रकार किसी भी मकान का निर्माण, किसी भी बिल्डिंग का निर्माण छोटी छोटी ईंटों से मिलकर होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर होता है। इसलिए शरीर की बेसिक यूनिट जो होती है वो कोशिका ही होती है। बात समझ में आई बच्चों? हाँ, तो सबसे पहले कोशिका में आपको हम ये बताते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो खोज कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में कार्क के महीन टुकड़ों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। कार्क के महीन टुकड़ों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान, तो उन्हें कार्क के छोटे छोटे टुकड़े किए उन्होंने, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब उन्होंने देखा तो उनको मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटी छोटी संरचनाएं, इस प्रकार छोटे छोटे कोष्ठक, मधुमक्खी के छत्ते में जो शहद भरने के लिए और अंडे बच्चे रखने के लिए, अंडे रखने के लिए छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं, उसी प्रकार इनको छोटे छोटे इस तरह कोष्ठक दिखाई दिए। ठीक है, इस तरह छोटे छोटे जब कोष्ठक दिखाई दिए, इन्हीं कोष्ठकों को इन्होंने कोशा नाम दिया। इन्हीं कोष्ठकों को इन्होंने क्या नाम दिया? कोशा नाम दिया। बात समझ में आई बच्चों? लेकिन ये जो रॉबर्ट हुक थे, कौन? रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को ये मधुमक्खी के छत्तों के समान संरचनाएं दिखाई दी। लेकिन ये कार्क जो होती है, कार्क बच्चों जानते हैं क्या होता है? कार्क लकड़ी का टुकड़ा होता है, एक प्रकार की लकड़ी होती है, जो देखा होगा कि बड़ी बड़ी बोतलों में लैब में डांट बनाने का काम, जो ढक्कन होता है वो कार्क का ही लगा होता है। तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों को उन्होंने जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो इस तरह मधुमक्खी के छत्ते के समान उन्हें कोष्ठक दिखाई दिए, जिनको उन्होंने कोशिका नाम दिया। लेकिन ये कोष्ठक जो थे, या ये इस प्रकार की कोशिका जो थी वो निर्जीव थी, क्योंकि कार्क कैसी होती है? लकड़ी जो है, सूखी लकड़ी जो होती है वो कैसी होती है? निर्जीव होती है। तो ये कोशिका निर्जीव थी। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि सजीव कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो सजीव कोशिका की खोज सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन
1674 में की थी। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम एंटोनी वान लीवेनाक ने सन 1674 में की थी, जबकि निर्जीव कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक, क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है। अगर केवल कोशिका की खोज पूछा जाए सर्वप्रथम किसने की थी, तो आंसर लिखेंगे रॉबर्ट हुक। अगर स्पेशली पूछ लिया जाए कि सजीव कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तब आप लिखेंगे एंटोनी वान लीवेनाक ने 1674 में। बात समझ में आएगी ना? ठीक है, इसके बाद इसी में हम सर्वप्रथम कोशिका की संरचना का चित्र बनाकर आप लोगों को बताते हैं कि कोशिका कैसी होती है। पादप कोशिका की संरचना का हम चित्र बना रहे हैं। पादप कोशिका इस तरह होती है। ध्यान से बच्चों देखेंगे और प्रयास करेंगे बनाने का। ध्यान से देखेंगे तो बना सकते हैं। ध्यान से अगर देखेंगे तो आप बना सकते हैं आराम से। इस तरह बेंजीन रिंग बना देंगे पहले, फिर इसके बाद यहां से ऐसे यूं ये सेल वॉल है। ये जो हम इधर को स्ट्रक्चर ऐसे घुमा रहे हैं ना, ये इसका मतलब है दूसरी कोशिका यहाँ से ऐसे जुड़ी हुई है। दूसरी कोशिका बच्चों यहाँ से जुड़ी हुई है। जैसा कि यहाँ देख रहे हो कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ से भी बहुत सारी कोशिकाएं चारों तरफ जुड़ी हैं। ये केवल एक कोशिका का चित्र है। ठीक है बच्चों। तो इसमें ये सेल वॉल है। सेल वॉल, इसके बीच में मिडिल लैमेला होता है, जो दोनों कोशिकाओं को, दो कोशिकाओं को या संलग्न कोशिकाओं को एक दूसरे से सीमेंट की भांति जोड़े रखने का कार्य करता है। जो इससे कोशिका जुड़ी होती है उसको सीमेंट की भांति जोड़ने का कार्य जो करता है वो मिडिल लैमेला का होता है। इस प्रकार बीच में मिडिल लैमेला होती है। ठीक है, और बीच बीच में इसमें यहाँ पर ऐसे पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनको प्लाज्मोडेस्मा कहते हैं। इस प्रकार छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पदार्थों का आवागमन होता है। जिनके द्वारा पदार्थों का आवागमन होता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थ आ जा सकते हैं इन्हीं छिद्रों के द्वारा। इन छिद्रों को प्लाज्मोडेस्मा कहते हैं, और जिसके द्वारा ये बीच वाले मिडिल लैमेला से जुड़ा इसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो ये तुम्हारी हो गई सेल वॉल। ठीक है, और सेल वॉल के इस जगह बीच में एक होता है न्यूक्लियस। ये क्या बच्चों? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को अंग्रेजी में कहते हैं केंद्रक। न्यूक्लियस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? केंद्रक कहते हैं। ये केंद्रक है ऐसे। ये भी इस तरह होता है ऐसे। ये ध्यान से बच्चों देखेंगे तभी बात समझ में आएगी। ध्यान से देखेंगे तभी बात समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, ऐसे ये भी ऐसे जुड़ा होता है ऐसे। बीच में क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं और यहाँ पर न्यूक्लियोलस होता है। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इस प्रकार राइबोसोम जुड़े रहते हैं, इसलिए इनकी सरफेस रफ हो जाती है। यहीं से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इस प्रकार जुड़े रहते हैं ऐसे। ऐसे ये बच्चों क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से भी राइबोसोम जुड़े रहते हैं, इसलिए इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि ये दो प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से
राइबोसोम नहीं लगे होते हैं उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। बात समझ में आई बच्चों? समझ रहे हैं ना? इसके बाद यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। देखो बच्चों, प्लांट सेल में तो सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, उसमें केवल यही मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल वॉल का अभाव होता है, ये मुख्य डिफरेंस है। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार वैक्यूल्स पाई जाती हैं। वैक्यूल्स का मतलब होता है रिक्तिकाएं। ये रिक्तिका है, और यहाँ पर गाल्गी काय होती है। गाल्जी काय जिसको बोलते हैं, गाल्जी काय ऐसे ऐसे, गाल्जी काय ऐसे, ये आपकी गाल्जी काय। यहाँ पर माइटोकांड्रिया होता है, माइटोकांड्रिया। यहीं पर हरित लवक होता है, हरित लवक, हरित लवक ऐसे। ये आपका हरित लवक है, और यहाँ पर ऐसे सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, और ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म है। इस प्रकार साइटोप्लाज्म में यहाँ भरा होता है। ये समस्त कोशिकांग इसी साइटोप्लाज्म में तैरते हुए पाए जाते हैं। इस वैक्यूल्स के अंदर भी तरल भरा होता है, जिसे सेल सैप के नाम से जानते हैं। तो इसका नामांकन नंबरिंग कर दी जाए। ये तुम्हारी सेल वॉल, सेल वॉल, ये वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। ये जो वैक्यूल्स होती है, ये टोनोप्लास्ट की बनी होती है। क्या ये बच्चों? टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। ये तुम्हारा है गाल्जी बॉडी, गाल्गी बॉडीज। ये बच्चों क्या है? ये है क्लोरोप्लास्ट। ये बच्चों क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये बच्चों क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर बच्चों क्या है? ये है न्यूक्लियोलस। ये बच्चों क्या है? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका जिसको कहते हैं। ये है क्रोमैटिन थ्रेड्स, क्रोमैटिन थ्रेड्स। ये बच्चों हैं राइबोसोम, राइबोसोम। ये बच्चों
प्लाज्मोडेस्मा। और इसके बाद ये जो इसके अंदर भरा हुआ है माइटोकांड्रिया, इसके वैक्यूल्स के अंदर सेल सैप, और ये जो भरा हुआ है ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो ये इसका पादप कोशिका की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी संरचना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना बहुत है।